और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। आलोक वत्स हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकुश श्रीवास्तव, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस के भी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। ऋषि मिश्रा जी है, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। और इसी को लेकर, संविधान को लेकर आज जो सदन के बीच में चर्चा हुई है, उसी पर हम भी चर्चा करेंगे। आलोक वत्स जी, पीएम मोदी का काफी लंबा एड्रेस रहा था सदन के बीच में। लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि कब संविधान पर चर्चा होगी, और आखिरकार संविधान को लेकर नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के समय में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, उन सब का जिक्र किया पीएम मोदी ने। देखिए किरण जी, कांग्रेस को संविधान पर बोलने का कोई हक नहीं। जितनी संविधान की अपने 60 साल 65 साल के जो उन्होंने राज किया, उसमें 106 बार उन्होंने संविधान संशोधन करने का काम किया है। उसके बाद सबसे बड़ी जो संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ वो था वो जो काला कानून, जो इमरजेंसी उन्होंने देश पर अलोकतांत्रिक ढंग से थोपने का काम किया था। पत्रकारों के मुंह पर लगाम लगा दी थी, सारे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था, किसी को कोई आजादी नहीं थी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को उन्होंने पलट दिया था। उसके बाद राजीव गांधी जी के समय में उन्होंने जिस तरीके से कट्टरपंथियों के साथ समझौता किया, वो भी देश ने देखा है। राहुल गांधी जी ने अपने समय में कैबिनेट के डिसीजन को पूरी पब्लिक के सामने फाड़कर रद्दी के टोकरी में फेंक दिया, और कैबिनेट को वो डिसीजन अपना बदलना पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके से लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ी हैं इनके समय में, और धारा 370 को भी जिन्होंने रोकने का काम किया, 35A के बारे में इन्होंने जम्मू कश्मीर को गुमराह करके रखा। ये सारी चीजें इस बात का द्योतक है, इस बात की पुष्टि करती हैं कि संविधान से इनको किसी तरीके का कोई ठीक है, ये आलोक वत्स जी आपका मानना है। ऋषि जी, मैं आपकी भी टिप्पणी इस पर लेना चाहूंगी कि ठीक है, सरकार रही है, लंबे समय तक कांग्रेस की भी सरकार रही है। संविधान को लेकर ये मुद्दा इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले भी जोर शोर से उठाया गया था, और हर जगह कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से संविधान की कॉपी लेकर वो पहुंच जाते थे। अपने चुनाव प्रचार में भी बहुत इसका इस्तेमाल किया गया। क्यों, लेकिन क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जैसा कि आलोक वत्स जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को संविधान पे बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है? अब देखिए, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने संविधान के उन मापदंडों को कुचला, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि संविधान खतरे में है। अब देश के दो बड़े राष्ट्रीय पार्टियों का ये स्टैंड है। अब समझ सकते हैं कि इसमें राजनीति कितना है और संविधान कितने खतरे में है। लेकिन वर्तमान सरकार, खासकर 14 से अब तक कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार को देना होगा। बहुत से ऐसे चीजें हैं जहां ऐसा लगा कि जहां एक समन्वय बनना चाहिए था, एक संवाद होना चाहिए था, वो संवाद होते हुए नहीं दिखा। ठीक है, आप कांग्रेस को कहाँ ऋषि जी, कहाँ नहीं दिखा संवाद? बताइए, आप क्लियरली बोलिए। आप देख लीजिए ना, सरकार ने कोई भी डिसीजन लिया हो, नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर किसान बिल से लेकर अग्निवीर से लेकर तमाम ऐसे बड़े एजेंडे जो सरकार ने लागू किया, क्या विपक्ष से इसको लेकर संवाद किया गया, क्या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया गया? और वर्तमान में ही देखिए, लोग, कांग्रेस कह रही है संविधान खतरे में है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने सबसे अधिक कांग्रेस संविधान का मिसयूज किया है। अभी जो पार्लियामेंट में डेडलॉक है वो क्या है? यदि अडानी के मुद्दे पे विपक्ष चाहती है कि बहस हो, जेपीसी में मामला जाए, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि गांधी परिवार का जो जॉर्ज सोरोस से क्या रिलेशन है। तो भाई दोनों विषय को लेकर आप संवाद कर लीजिए ना, पार्लियामेंट में डिस्कशन कर लीजिए।
यदि ऋषि सोनिया जी, गांधी यही का तो जो सबसे बड़ा मसला है कि पार्लियामेंट इतना लंबा जो सेशंस चलते हैं, अलग अलग सेशंस आते हैं अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद भी पार्लियामेंट चल नहीं पाता है। आम जनता का पैसा इसमें लगता है और उसको, ये तो एक अलग डिबेट का सब्जेक्ट है, किसी दिन इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे एड्रेस करने की जरूरत है। अकू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, संविधान को लेकर क्या आने वाले वक्त में और भी चर्चाएं देखने को मिलेंगी? क्या आने वाले वक्त में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर मतभेद देखने को मिलेगा? आज जब संविधान पर चर्चा हो रही थी और पीएम मोदी जिक्र कर रहे थे नेहरू से लेकर राजीव गांधी के समय तक का, राहुल गांधी का भी ये जिक्र किया कि कैसे उन्होंने एक जो बिल उनकी सरकार के द्वारा लाया गया था उसको कैसे सभी के सामने सदन के अंदर फाड़ दिया गया था, उनके कंडक्ट को लेकर बात की गई, लेकिन ऑपोजिशन ने भी इस पर अपनी बात रखी है। अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इतना लंबा भाषण था जिस एड्रेस को पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में किया है और खाली जुमला था ये। भाषण तो लंबा प्रधानमंत्री देते ही हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। प्रधानमंत्री का भाषण लंबा होना एक नई बात नहीं है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राहुल गांधी की संविधान की हवा निकालनी चाहिए, और क्योंकि वो झटका लग चुका था लोकसभा चुनाव में, और एक संविधान का जो मैं आ रही हूँ, उन्होंने अजय वर्मा खड़ा जी भी किया हमारे था, साथ जुड़ गए, मैं आ रही हूँ अजय जी आपके पास। जी बोलिए अकू जी। जो लोकसभा का हवा उन्होंने खड़ा किया, लोकसभा चुनाव में जो हवा संविधान का खड़ा किया था, वो बात दूसरी की उसकी काट की हांडी अभी विधानसभा चुनाव में ही फुस हो गई है, लेकिन क्योंकि वो दर्द बहुत बड़ा है, टीस बहुत बड़ी है, तो जब उन्होंने राहुल गांधी ने एक तो बहुत कंक्रीट अगर आप बात करना चाहें तो नहीं हुई, खास तौर से इस मौके पर कि 75वां वर्ष चल रहा है संविधान का। ऐसे मौके पे तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या संविधान के तहत लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा जो की जानी चाहिए वो की जा रही है कि नहीं की जा रही है या उनको मजबूत कैसे किया जा सकता है, कंस्ट्रक्टिव बात होती। नहीं अकू जी, लेकिन क्या यहाँ तो करंट आरोपों सिनेरियो में आपको मजबूत नहीं आरोप लगती है? क्या करंट सिनेरियो में आपको मजबूत नहीं लगती है? क्या वो आपको नहीं लगता कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाता है? मैं बता रहा हूं, मैं एक मिनट। तो वो उनको उसको मजबूत किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए वो नहीं बात हुई, बात आरोपों से शुरू हो रही है, और आरोपों से भी बड़े अजीबोगरीब उदाहरण से हो रही है। वहाँ उसका एकलव्य का जिक्र होता है, वहाँ लेटरल एंट्री का एकलव्य से जोड़ दिया जाता है। राहुल गांधी इस बात को बार बार भूलते हैं कि देश में लेटरल एंट्री का इतना फायदा, और उनके कांग्रेस के जमाने से ही शुरू की गई थी। 6 बड़ी जो योजनाएं मानी जाती हैं वो लेटरल एंट्री के थ्रू ही आई हुई हैं, वो कोई बाबुओं ने ज्यादा नहीं दी है। ऐसा नहीं कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उन्होंने उदाहरणों को गलत तरीके से समझाने की शुरू की और कहा कि इस वजह से जो है पिछड़ा वर्ग को नहीं सम्मान मिल रहा है, पिछड़ा वर्ग को जगह नहीं मिल रही है, और भी ऐसी बातें की, और बार बार पीछी वाली बातों को लेकर के आना चाहा। लेकिन जो उसका फिर जवाब जब उन्होंने दिया तो वो एक ऐतिहासिक भाषण के तौर पर माना जाएगा प्रधानमंत्री का भाषण, ठीक और है। वो ऐतिहासिक तौर पर उन्होंने एक एक गिनती बनाई। जब भी किसी को जरूरत होगी बात के दिनों में, वो प्रधानमंत्री का भाषण देख लेगा, मतलब संविधान को लेकर इसका के कि रेफरेंस क्या-क्या दिया जाएगा क्योंकि गड़बड़ियां थी। ठीक है। लेकिन हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री बहुत सारी बात जो आने वाले कंस्ट्रक्शन में कर सकते थे, जैसे उन्होंने कहा कि 11 पॉइंट उन्होंने निकाले संकल्प, कि साहब हाँ। हम संकल्प मैं होने आऊंगी चाहिए। अकू जी, अब मैं वो संकल्प पे आऊंगी। मैं संकल्प अजय जी का भी ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं। मैं ऋषि जी आ रही हूं, मैं अजय जी के पास नहीं जा पाई हूं। अजय जी, अकू जी का तो ये साफ तौर पर कहना है कि जो स्टेटमेंट, जो एड्रेस पीएम मोदी की तरफ से पार्लियामेंट को दिया गया है वो आने वाले टाइम में एज ए रेफरेंस यूज किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार हमलावर होती आई है संविधान को लेकर, लेकिन जो जवाब पीएम मोदी द्वारा दिया गया है सदन को एड्रेस करते टाइम में, आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस उससे शांत होगी, क्या संतुष्ट होगी? सवाल आपकी सरकार से भी पूछा गया है, आपकी सरकार ने 370 पर क्यों नहीं कुछ किया? देखिए, इस हिंदुस्तान में भारत का संविधान जो बाबा साहब द्वारा निर्मित है वो सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता। अच्छी बात है, कुछ अपनी बात रखते हैं, लेकिन इन्होंने एक बात बहुत गलत कही, मैं उसका सुधार करूं। ये कह रहे थे राहुल गांधी का संविधान। जी नहीं, वो संविधान भारत का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया हुआ संविधान है, वो राहुल गांधी का संविधान नहीं है। ये शब्द जो था इन्होंने गलत कहा था। अब मैं आपको प्रधानमंत्री जी, टेलीप्रॉम्प्टर और मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल ने आज जब सदन में चर्चा शुरू करी तो वो 11 खोखले बांधे
देश की जनता को उम्मीद थी कि देश की जनता सुनेगी, मणिपुर के ऊपर कुछ चर्चा होगी। नंबर 2, जीएसटी को, व्यापार जो घट रहा है, व्यापारी मर रहा है छोटा, उस पर चर्चा होगी। नंबर 3, नोटबंदी के बाद कितना कालाधन आया और क्या फायदा हुआ, उस पर चर्चा होगी। नंबर 4, भारत में जो रुपया की स्थिति गिर रही है, जो सरकार रुपया उसका गिरता है जिसकी सरकार गिरी हुई होती है, भी प्रधानमंत्री जी का ही कथन था। नंबर 4। नंबर 5, चर्चा होगी जिस देश में बेरोजगारी के ऊपर। नंबर 6, चर्चा होनी चाहिए इस देश में महंगाई दर के ऊपर। नंबर 7, चर्चा होनी चाहिए थी इस देश में विकास के ऊपर। नंबर 8, चर्चा होनी चाहिए थी इस देश में सोशल फैब्रिक को किस तरह से बचाया जा सकता है, मंदिर मस्जिद ना हो। नंबर 9, इस देश में चर्चा होनी चाहिए थी कि भारत के गिरते हुए रुपये की स्थिति कितनी खराब है और हम कहां हैं। नंबर 10 चर्चा होनी चाहिए थी भारत की हंसी खुशी गायब होती जा रही है हैप्पीनेस इंडेक्स पर। और नंबर 11 चर्चा होनी चाहिए थी अडानी साहब के ऊपर। मतलब संविधान को छोड़कर वो तमाम 11 चीजों पर चर्चा होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। अजय जी, मैं सुन लीजिए, कैसी बात कर रहे हैं? पूरा सुन लीजिए, जिस पर चर्चा हुई है उस पर तो आप एक भी स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं मुझे। अब आप सुनिए, आप मेरे कुछ पॉइंट सुनिएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया है। कांग्रेस का पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पेट में पाप था। कांग्रेस को अपनी पार्टी का संविधान कभी स्वीकारा नहीं गया है। अनुच्छेद 370 देश की एकता में रुकावट बना था, हमने उसे जमीन से हटा दिया है। गांधी परिवार पर 75 साल में 55 साल का राज। आप संविधान पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं अजय वर्मा जी? आप तो अपने 11 संकल्प लेकर आए हैं, आप उस पर तो रिएक्शन दीजिए जो पीएम मोदी ने 11 संकल्प आज रखे हैं। 2014 से लेके 2024 तक 120 बार संविधान में संशोधन हुआ है। 2014 से 2024 तक लेकर, और सुन लीजिए, संविधान की जहां तक चर्चा की बात है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 196 कंट्रियों में भारत की छवि जो खराब हुई है अडानी भ्रष्टाचार की वजह से, सरकार और पूरा तंत्र उसका बचाने में लग गया। अडानी को उनका एक टूल किट है, जिस टूल किट में गिरिराज सिंह, इस टूल किट में रविशंकर प्रसाद, इस टूल किट में निशिकांत दुबे, इनके कई प्रवक्ता। केवल अडानी ग्रुप अपने आप को नहीं बचा रहा है। जब अडानी ग्रुप नहीं बचा रहा है तो सरकार इसलिए बचा रही है कि सरकार गिर जाएगी। इस पर चर्चा करिए, जेपीसी बनाइए, संविधान की धज्जियां मत उड़ाइए। ठीक है अजय जी, मैं आलोक जी से लेना चाहूंगी। आलोक जी, ठीक है, संविधान पर चर्चा थी। संविधान को 75 साल बनाया जा रहा है हमारे देश की तरफ से, और इंतजार था, लोगों को इंतजार था, इनफैक्ट पार्लियामेंट को भी इंतजार था कि पीएम मोदी की तरफ से संविधान को लेकर क्या बातें सामने आती है। लेकिन ऑपोजिशन लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाया, अजय वर्मा जी यहाँ पर उठा रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी उठाते हुए नजर आए कि क्या ये जुमले हैं, क्या उन बातों को एड्रेस नहीं किया गया। और अडानी पर चर्चा करने से क्या सरकार डर रही है? क्या जब उनसे अडानी पर सवाल पूछा जाता है तो वो सीधे सीधे बीजेपी सोरोस से कनेक्शन निकालती है, सोनिया गांधी का, गांधी परिवार का? कौन है सोरोस? भाजपा की टूल किट है। ठीक है, मैं आऊंगी अजय जी, प्लीज एक एक करके। सर, सबको समय मिलना चाहिए, आपके टाइम पे कोई नहीं बोल रहा था। अजय जी प्लीज ऐसे नहीं, प्लीज नहीं। क्या रिश्ते हैं बीजेपी के? नहीं, मेरा सवाल आलोक जी से था। अजय जी मैं आऊंगी, आप अपने टर्म में बोलिएगा प्लीज। हाँ बोलिए आलोक जी। किरण जी, अभी का जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया था वो संविधान के ऊपर चर्चा का था, लेकिन उससे विषयांतर होकर हम लोग दूसरी चीजों पर आ गए। तो उस चीजों पर जाएंगे तो हम भी कांग्रेस की बहुत सी चीजों की बकिया उधेड़ सकते हैं। तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि हमको आज संविधान शायद नॉन बायोलॉजिकल या इस संविधान पर डिस्कशन करना है या उसके इतर और चीजों पर डिस्कशन करना है। पहले नॉन बायोलॉजिकल के मुद्दों से हम आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से। नहीं आलोक जी, क्या मतलब आप लोगों से अगर अडानी पर सवाल किया जाए तो कोई जवाब ही नहीं मिलेगा क्या उस पर? मैंने कहा ना, अरे तो लोकतांत्रिक देश है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हर किसी को है। नहीं, सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सवाल पूछा है, उन्हीं का सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ कि उनको उम्मीद थी अडानी पर कुछ स्टेटमेंट आएगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा किसी भी मुद्दे पर आप लोग बात नहीं करेंगे? आएगा तो उसके ऊपर पूरी चर्चा होगी, यानी कि आप नहीं बोलेंगे? ठीक है, आप नहीं बोलेंगे ना? आप कोई स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं? कोई सबूत है तो उनको कोर्ट में ले जाना चाहिए। अच्छा, उनके ऊपर एफआईआर करवानी चाहिए, कार्रवाई वारंट इशू कर रखे हैं। क्यों छोड़ दिया? नहीं, अमेरिका की कोर्ट ने वारंट इशू कर रखे हैं। अमेरिका में निकला हुआ वारंट का हिंदुस्तान से क्यों लिंक कर रहे हैं आप? वो अमेरिका की बात में वो जवाब दे रहे हैं। जार सोरोस को हिंदुस्तानी दे रहे हैं। जॉर्ज सोरोस को हिंदुस्तानी फर्क पड़ा था, लेकिन उसको लोगों ने जॉर्ज सोरोस कोई भारत का नागरिक है।
ठीक या है, मोदी जी का ठीक है, रिश्तेदार मैं है, जहाँ आऊंगी। सो रहे अजय थे, जी आपका प्लीज प्लीज रिश्तेदार है। बीच में इंटरवीन मत कीजिए। अजय जी आप सबके बीच में बोल रहे हैं। ऋषि जी, नहीं, रिश्तेदारी कॉन्स्टिट्यूशन कोई किसी का नहीं है। तो ठीक क्या है, मैं बोलूं कि सोरेश रिश्तेदार है गांधी परिवार का? ठीक है आलोक जी, मैं आती हूँ। ऋषि जी, संविधान पर अलग अलग डायनेमिक्स की तरफ से अपने अपने स्टेटमेंट सामने रखे गए हैं, लेकिन कई ऐसे बातें हैं जो पीएम मोदी ने अपने इस एड्रेस में की है जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इस बात का भी जिक्र किया गया है और कश्मीर का भी जिक्र किया गया, 370 35A का जिक्र किया गया कि कांग्रेस ने अपने टाइम में क्या किया है। गरीबी हटाओ एक जुमला कांग्रेस सरकार का था, कांग्रेस 55 साल में क्या कर पाई है, इस पर भी कई बड़ी बातें पीएम मोदी की तरफ से कही गई हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित बिल्किस बानो और शाह बानो का नाम प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में लिया। बिल्कुल शाह बानो के साथ न्याय होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री यदि बिल्किस बानो का भी नाम ले लेते तो आज संविधान की जो चर्चा होती है, संविधान का क्या ताकत है, उसका मिसाल मिलता। प्रधानमंत्री जी तो शाह बानो का नाम ले लिए कि शाह बानो के साथ अन्याय हुआ, संविधान का किस प्रकार से धज्जी उड़ाया गया। अब बिल्किस बानो के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या हुआ था। और हमारे बिरादरी के यानी पत्रकार बिरादरी के सबसे वरिष्ठ हमारे गार्जियन तुल्य पत्रकार बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, शाह बानो पे तो प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन बिल्किस बानो के लिए क्यों नहीं कहा? जब बलात्कारियों का भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा की सरकार स्वागत कर रही थी गुजरात में, तब महिला सुरक्षित नहीं था। मैं राहुल गांधी से सवाल करता हूं, राहुल गांधी से भी सवाल करता हूं कि आप संभल जाते हैं, लेकिन बहराइच उस ब्राह्मण हिंदू के यहाँ नहीं जाते हैं जिसको सरेआम गोली मारकर हत्या कर दिया गया। तो देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टी राजनीति कर रही है। कोई संविधान खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, इनकी दुकानदारी खतरे में है। कांग्रेस का आधार वोट खत्म हो चुका है और बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बीजेपी इतना ही कश्मीर को लेकर चिंता है तो कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़े हैं? कश्मीर के घाटी के एक हिस्सा में बीजेपी चुनाव क्यों नहीं लड़ी है? बीजेपी इतना ही बेहतरीन काम किया है कश्मीर में। तो सवाल ऋषि जी, वो उनकी पार्टी का अपना स्ट्रैटेजी हो। रहा होगा, वो उनकी पार्टी का अपना स्ट्रैटेजी रहा होगा। हालांकि उन्होंने चुनाव के नतीजों के बाद भी बोला कि हम आत्ममंथन करेंगे और आत्ममंथन करती भी है। अलग अलग नैरेटिव हो सकते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अकू जी, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट देता है, राइट ऑफ प्रोटेक्शन देता है, और जैसे कि ऋषि जी ये बात बोल रहे थे और ऋषि जी की बात को कंटिन्यू करते हुए मैं ये सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि क्या देश में हिंदू सुरक्षित, क्या देश में मुसलमान सुरक्षित, इन सभी सुरक्षित लोगों के होने के बावजूद पार्टी अपने लेवल पर पॉलिटिकल डायनामिक्स प्ले करती है? ये देखिए, ना हिंदू सुरक्षित ना हिंदू मुसलमान सुरक्षित, ये बात ही नहीं होनी चाहिए। क्या देश का नागरिक सुरक्षित है? संविधान में ये व्याख्या है, प्रावधान है कि देश के सभी नागरिकों को समान हक मिले, समान रूप से सुरक्षा मिले। तो उसमें हिंदू और मुसलमान सुरक्षित की कहाँ बात है? जब बात तब आती है जब ये होता है कि किसी एक वर्ग को लेकर के आप तुष्टीकरण की बात होती है, तुष्टीकरण के बाद में फिर काउंटर तुष्टीकरण की बात होती है। तो देश की राजनीति इस समय दोनों एक ट्रांजिशन फेज में चल रही है, जहां एक दूसरे की तुष्टीकरण की राजनीति को करना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ दुविधा ये है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप का शिकार है, उसने किया भी है, लेकिन कभी वो दूसरे पक्ष में जाने की कोशिश करती, कभी इधर आने की कोशिश करती, कभी उधर आने को, तो वो एक रास्ता नहीं तलाश कर पा रही अपने वोट बैंक के लिए, और कभी फिर वो बीच में रह करके संतुलित होने की कोशिश करती है। तो इस वजह से ये संविधान की बात नहीं है। मैं फिर पूरी डिबेट 2 दिन का समय संविधान लोकसभा संसद में लगाया गया, लोकसभा में, लेकिन कहीं पर भी एक कॉन्क्रीट ये बात नहीं होने पाई कि संविधान को हम मजबूत कैसे करें। हम अब ये अडानी की बात करने लगेंगे, कोई बात करने लगेगा किसी और व्यवसायी की, इधर से सोरोस की बात होने लगेगी। उससे ज्यादा स्पेसिफिक बात पढ़े लिखों के बीच में, चाहे वो उसमें से जेपीसी के थ्रू करने की कोशिश की जाए, जेपीसी तो खैर किसी शिकायत पर होती है, आप एक कॉन्क्रीट एक दल बना दिया जाता
जिसमें ये बनाया जाता है कि संविधान को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे गरीबों को या सभी लोगों को बराबर का हक दे सकते हैं, कैसे व्यापार दे सकते हैं, कैसे बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में इस पर तो बात करने की नियत है ही नहीं किसी की। आरोप लगाना है और ना ही अभी यही पूछ लिया जाए कि कैसे उसको हल किया जाएगा, तो वो सब किनारे नजर आएंगे अपने अपने बिलों में। नहीं, ये आलोक वो इस राजनीतिक चीज का दलों जवाब दे की दिक्कत पाएंगे है और कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। देश की दिक्कत, देश की समस्याओं के प्रति पूरी तरीके से बात ना करना दिक्कत है। हाँ, लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप कांग्रेस पे ज्यादा बड़ा है। कांग्रेस ने अपने तरीके से उसको देखा सुना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब भारतीय जनता पार्टी भी क्या सचमुच लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रही है? क्या कदम वो उठा रही है, यानी कि इस पर डिबेट होनी मैं चाहिए। आलोक जी, आलोक इस पे यस डिबेट होनी चाहिए। आलोक इस जी पर बताइए बातचीत कैसे की जानी कैसे इस डेमोक्रेसी को और शानदार और खूबसूरत, कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? देखिए किरण जी, कांग्रेस ने एक नारा दिया था, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, और उस पर उनको प्रचंड बहुमत मिला। गलत तथ्य रख बोलो। क्या 70 साल में इन्होंने गरीबी हटा दिया इस देश का? जितने स्कैम और घोटाले इनके राज में हुए, उसको गिनाने की मुझे कंचन जी, जरूरत नहीं। मैं फ्री होना चाहता हूँ फिर से, और अगर आप टाइम एक मिनट बोल अजय लेने जी, दीजिए आलोक जी अजय का भाई। स्टेटमेंट ले लूं, आप जवाब देकर हो सकते हैं प्लीज। उसके बाद जब इनके इन्होंने 55 साल तक एक परिवार को ही सेवते रहे, परिवारवाद को इन्होंने बढ़ावा देते चले गए। आज देश में जिस तरीके का 11वीं रैंक से हमने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ी कर दिया है, और 2027 तक जिस तेजी से विकास हो रहा है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये हमारा विश्वास है। उसके अलावा गरीबों को आज तक हम राशन मुहैया करा रहे हैं, जो कोरोना की मार से बहुत विचलित हो गए थे और जिनका खंड खंड हो गया था, जिनकी सारी जो भी उनकी जमा पूंजी थी। पूरे गरीबों को हमने 5 लाख की मेडिकल फैसिलिटी देने का काम किया। 19 करोड़ शौचालय बना के महिलाओं को निजात दिलाई। शहरी लोगों को नहीं मालूम, लेकिन गांव में महिलाओं को कितनी शर्मनाक चीजों से गुजरना पड़ा था। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं इससे वाकिफ हूं, और शायद ऋषि जी भी इस बात को मानेंगे कि मैं ओरिजिनल गांव का रहने वाला हूं। लेकिन और उसके बाद हमने 4 करोड़ घर बनाए, 2 करोड़ और बना रहे हैं। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने अपने रेजिम में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम किया। एक विशेष समुदाय को इन्होंने धर्म के नाम पर आरक्षण देने का काम किया। और जितने भी वर्ल्ड की रेटिंग एजेंसीज हैं किरण जी, सबका एक मत से मानना है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट सेफेस्ट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का जो फ्लो आ रहा है, बड़े पैमाने पर आ रहा है। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आप लोग बेरोजगारी पर नहीं बोलते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन बेरोजगारी पर आप लोग का क्या प्लान है, क्या नहीं है? लोग कितने परेशान होते हैं महंगाई से, उस पर आपका कोई डेटा कुछ नहीं, कोई विजन नहीं सामने आता है। रोजगार के अवसर पैदा होने नहीं होते हैं, कहाँ हो रहे हैं ये तो सर हम लोग को दिख ही नहीं रहा है, किस जगह हो रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं, आप सड़कों पर चले जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, तो ये तो कम से कम ये रियलिटी है जो आप लोग को एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, आप विकास की बात करते हैं, आप रोड्स की बात कीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, हेल्थ में आपने जो थोड़े बहुत काम किया आप उसकी बात कीजिए, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं, आप महंगाई कम कर पा रहे हैं, आप इस पर नहीं बात कर सकते आलोक जी। इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस नहीं, वो वक्त चला जा चुका है। आज हम वो उस वक्त से बहुत आगे आ चुके हैं हम, और हमें आज के करंट सिनेरियो की इकोनॉमी पे बात करना चाहिए। ठीक है, रेल में 6 किलोमीटर प्रति डे की रफ्तार से ठीक है रेल लाइन बिछाने का काम किया। अजय जी कई सारे आरोप हैं जो आज की सरकार से जब पूछा जाता है कि कितना विकास हुआ और क्यों इतना विकास हुआ, हालांकि सरकार तो गिनाती है कि उन्होंने बहुत विकास किया है, लेकिन जो विकास नहीं कर पाई है उस पर हमेशा ये कहती है कि इतने साल कांग्रेस का राज रहा है और इस वजह से हमें थोड़ी बहुत देरी हो गई है। कंचन मैं इसलिए कह रहा था फ्री होने की कि आप मुझे टाइम ही नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा जब टाइम नहीं है तो मैं फ्री हो जाता हूँ। मैं मुद्दे पे बात अजय जी, 4 लोग होते हैं, इक्वल टाइम सबको जाता है,
सब मैं बातें मुद्दों करते पे हैं। बात करना चाह रहा था। देखिए, 370 के बाद कश्मीर में आपको पता है सैकड़ों सैनिक और सैकड़ों वहां के नागरिक मारे गए हैं। जब ये कहा गया था कि चिड़िया का बच्चा भी नहीं मरेगा, चिड़िया का बच्चा भी नहीं घुसेगा, तो क्या ये फेलियरिटी है सरकार की या ये पार्शियलिटी है? यानी सरकार पास है या फेल है? क्या मुझे फायदा मिला 370 का कि हमारे जवान को कोई भी आतंकवादी आता है, हमारे जवान को मार जाता है और वो देश के लिए लाल शहीद हो जाता है, अरबों रुपए खर्च होते हैं, माँ का बेटा छिन जाता है, किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की छिन जाते हैं। अब आप आ जाइए, अभी कह रहे थे आलोक जी हमारे भाई मित्र कि जब और पत्रकार महोदय की पढ़ाई लिखाई के लोगों पे चर्चा होनी चाहिए, विषयों पर चर्चा हो, जब तक ये टेलीप्रॉम्प्टर और बायोलॉजिकल मौजूद है, पढ़ाई लिखाई की बात ना करें तो बेहतर है। पढ़ाई लिखाई के मुद्दों पे चर्चा आते इस देश में हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कब्रिस्तान शमशान पे पेटेंट करा रखा है और चारों तरफ इसी पैटर्न पे हिंदुस्तान को प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा और कोई काम नहीं किया जा रहा है। रहा सवाल, अब आपके उस पर साफ साफ दिख रहा है सामने की 2024 तक 5 ट्रिलियन की बात 2024 तक थी। कितने आपको मैं भाषण सुना दूं, कितनी रील भेज दूं, कितने दिखा दूं? अब कह रहे 27 तक। अरे भाई, ये जुमलों की बौछार छोड़ दीजिए। आपका वादा था कि हम 24 तक 5 ट्रिलियन कर देंगे, और अगर मैं बताऊं 24 तक क्या क्या कर देंगे तो डिबेट वहां खत्म हो जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, भारत में अगर आप चर्चा करते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया गया है, इनको नौकरी की बात दी कही गई थी, और मुझे पता चला है अभी डाटा एक आएगा 2000 नई सरकार का कि अब उसको संख्या को बढ़ाकर 90 करोड़ से ऊपर करने जा रहे हैं। तो इनका एक टारगेट सीधा सीधा ये है कंचन कि जर्मन का एक तानाशाह शासक था, उसकी माइंड कैफ एक बुक है, उस बुक के एक पेज पे ये लिखा हुआ है कि देश में जनता को केवल रोटी पानी दो ताकि वो सरकार से सवाल ना कर सके, सरकार के ऊपर आक्रमण ना कर सके, उनसे पूछे ना कुछ, और 3-4 लोगों को देश की इकोनॉमी और सारा काम सौंप दीजिए, क्योंकि उन 3-4 लोगों पे कब्जा करना बहुत आसान होता। लेकिन ये भूल गए हैं भारत है, लोकतंत्र है। जर्मन में तानाशाही थी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में जब लोग रिवोल्ट करते हैं तो सत्ता पलटती चली जाती है, सत्ता बदलती चली जाती है। हम लोगों को 55 साल या 70 साल काम करने के बाद लोगों ने नकार दिया ना, हमें बुरा, उन्हें लगा कि अभी काम नहीं कर रहे हैं। आप 2014 में जब से आए थे, आपके पास क्या आंकड़े थे? आपने झूठ के आधार पर नींव रखी, मित्रों 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, अमीर गरीब हो जाएगा, गरीब अमीर हो जाएगा, चप्पल वाला जहाज से जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, चप्पल वाले की चप्पल छिन गई, जहाज तो जाना बहुत दूर है, गरीब और गरीब हो गया। लोगों को फाइनल कर रहा हूँ, फाइनल 10 सेकंड, गरीब और गरीब हो गया। अमीर यहाँ से देश छोड़ छोड़ के, आपको पता है आंकड़ा आ रहा है 5000 से ज्यादा अरबपति देश छोड़ के भाग गए हैं, और 15 लाख मेरे खाते में तो आए नहीं। आलोक बस जी प्लीज, आलोक बस जी के खाते में और पत्रकार महोदय के में आ गए हो तो अलग बात है। 2 करोड़ नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन 45 लाख से ज्यादा लोग नौकरी छोड़ के चले गए, और लोगों पे लाठी पड़ रही है नौकरी के नाम पर, डंडे पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस डंडे बजाती है नौकरी मांगते हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार ने बिजनेस मॉडल, स्टार्टअप इंडिया, बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लाए हैं जहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया गया और उस पर जोर दिया गया और उस पर काम भी किया गया है। इसकी भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज अच्छी सरकार करती है उसका जिक्र हमेशा होना चाहिए। अगर पिक्चर लगाना, पान की दुकान खोलना, सबको सेम अलॉटेड होता है। अगर पकौड़ी बेचना, अगर पकौड़ी बेचना, पिक्चर लगाना, पान की दुकान खोलना, अगर ये नौकरी है, पुरानी बातें हो चुकी हैं। आप आज संविधान पर कोई बात ही नहीं कर पा रहे हैं। आकू जी, नहीं, आप एक बात सुन लीजिए, मोदी जी ने मैं आऊंगी अजय जी प्लीज सर, टाइम बहुत लिमिटेड मोदी जी ने, मैं यहाँ तो बोलूंगा, मोदी जी ने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू का नाम ले लेके 5000 बार लेते हैं, आज भी कितनी बार नाम लिया? ठीक है अजय जी, मैं सवाल ले रही हूँ। अकू जी एक बात समझाइएगा, जो चीजें नेशनल इंटरेस्ट में होती है, जैसे 370-35 से नेशनल, अच्छा ऋषि जी 370-35 से नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा है, क्या आपको नहीं लगता, जिस पर आज पीएम मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस ने 370 पर कोई काम इतने सालों में क्यों नहीं किया, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसी नेशनल इंटरेस्ट वाली चीजों पर, जहां पर नेशन फर्स्ट होना चाहिए, उस पर विपक्ष को भी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा करके सरकार का समर्थन करना चाहिए, या इन बातों पर आज तक राजनीति होनी चाहिए?
वर्तमान गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इसमें कोई में आपका नहीं, आपका जो सवाल था सवाल मुझसे है, सवाल ऋषि मुझसे है। अकू जी, मैं आऊंगी, मैं ऋषि जी से ले लूं, उसके बाद मैं आपसे इस सवाल पर डिस्कस करूंगी। बताइए ऋषि। देखिए सरकार में कौन है? सरकार में बीजेपी है। तो सरकार सरकार में जो पार्टी है उनकी ये जिम्मेवारी बनती है, यानी ट्रेजरी बेंच की ये जिम्मेवारी बनती है 370 हो या कोई भी ऐसा मामला हो जो देश हित का मामला हो, उसमें आम राय बनाए, संवाद कायम करे। आप बताइए, जब 370 लाया गया तो क्या तमाम विपक्षी पार्टियों से संपर्क किया गया, संवाद हुआ? कितने बार मीटिंग हुई पूछे तो इनसे? ये लोग संवाद में इतना ही विश्वास करते हैं। चीजें कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती हैं, नहीं तो जो भाई चीजें राष्ट्रहित की विपक्ष होती का हैं। जो नेता होता है, सुन लीजिए मेरी बात, विपक्ष का नेता जो होता है वह सरकार का ही भाग होता है। अकू जी, क्योंकि आपको भी मैं बहुत एक बात करके खत्म करूंगा। आलोक वत्स जी जो कह रहे थे, आलोक वत्स जी हमारे बिहार से ही आते हैं, और आलोक वत्स जी के बिहार में, यानी हमारे बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है, और इनके मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा काम किया है कि उनको सिर्फ आंख दिखवाना होता है ना, तो पटना के अपने ही बनाए हुए स्वास्थ्य महकमा में उनको विश्वास नहीं है, दिल्ली आके दिखवाना होता है। समझे ना, ये हालात हैं। और संविधान खतरे में है, और संविधान बचाओ, पहले लोगों को तो बचाइए। ठीक है, देखिए ऋषि भाई, जब पटना में किसी को जवाब दे देता है डॉक्टर, तो दिल्ली का ही रुख करता है। मुख्यमंत्री जी को पटना में डॉक्टर सक्षम नहीं है, पटना में पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीएम में सक्षम नहीं है। दिल्ली में कोई जानने वाला डॉक्टर हो जो जिस पर उनको भरोसा हो, डॉक्टर भरोसे वाले के साथ इलाज करवाते हैं। बिहार के लोगों में भरोसा नहीं है। चलिए ठीक को बात नहीं, बहुत अच्छा जवाब दिए आप। अच्छा ठीक है। अकू जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कई सारी गवर्नमेंट्स अपने आमने सामने आती हुई देखी है, जाती हुई देखी हैं। 370 को लेकर ऋषि जी का ये कहना था कि ये वो मुद्दे होते हैं जिस पर विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जब सरकार का गठन होता है तो क्या कई ऐसे डिसीजंस नहीं होते हैं जो राष्ट्रहित में होते हैं और जिसको गोपनीय तरीके से एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग होती है? होती है, होनी चाहिए, बल्कि कहना चाहिए उसको, होती नहीं है, ये बात भी सही है, होना चाहिए। और आपको याद होगा, जब भी देश में बड़े संकट आते हैं, बड़ी बातें होती हैं, तो विपक्ष के साथ बातचीत होती है और विपक्ष उसमें हर संभव सहयोग भी करता है। लेकिन इस देश में दिक्कत यही है कि ये अति जब संकट की स्थितियां होती तब होती है, लेकिन अभी ना विपक्ष को वो संकट नजर आ रहा है जिस पे आप बार बार जोर दे रही है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में महंगाई है, देश के और संकट हैं। हाँ ठीक है, ये सरकार ने बहुत सारे काम ऐसे किए जो बहुत गर्व वो कर सकती है कि साहब 370 हटा दिया, बॉर्डर हमारा ज्यादा सेफ हो रहा है, ज्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है, रक्षा पर हम ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, पढ़ाई पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा रहा है, मेडिकल की फैसिलिटी इस समय जो 5 लाख वाली हुई है, इससे किसी भी मेडिकल वाले से बात कीजिएगा तो उसको, गरीबों को जो बेसिक सुविधाएं हैं वो तो मिल जाएंगी। ये ठीक है कि बड़ी बीमारी पे नहीं उसको बहुत ज्यादा हल होगा, जितना उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन कुछ शुरुआत तो होती है, कहीं ना कहीं तो होती है। आप आज जो है छोटी छोटी चीजें करके सरकार भी अपने आप को बहुत शहीदाना अंदाज में बताना चाहती है और विपक्ष अपना काम नहीं करता। दिक्कत यही है कि विपक्ष चाहता है कि विपक्ष का काम भी सत्ता पक्ष करे या मीडिया करे, वो आंदोलन कितने करता है, वो कितने तैयारी के साथ सामने आता है, वो नहीं होता। सरकार पे प्रेशर बनाने का काम किसका है? विपक्ष का है। अगर वो विपक्ष ठीक से नहीं करता है तो ये गलती उसकी भी है और उसको ज्यादा तत्परता से, ज्यादा तीव्रता से करना चाहिए, जो नहीं किया जाता है। हमारी तकलीफ यही है कि जैसे कांग्रेस अभी भी आज की तारीख में भी विपक्ष की भूमिका में बहुत अपने आप को फिट नहीं बैठा पा रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी कई बार बैठाती रही है। और पहले 5 रुपए दाम बढ़ता था किसी एक गैस सिलेंडर का तो देश भर में आग लग जाती थी। आज कहाँ देखिए तो सिलेंडर लेकर बैठ जाते थे लोग अकू जी, लेकिन अब शायद वो तस्वीर नहीं सामने आती है कि सिलेंडर लेकर किसी बात को लेकर, या अपनी जिस तरह की बात आप कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि विपक्ष जो है, विपक्ष की भूमिका में उतना नहीं नजर आता। अब आप कह सकते हैं विपक्ष कह देगा नहीं साहब मीडिया नहीं दिखाता, मीडिया आप करोगे तब दिखाएगा ना। कौन कहता है? राहुल गांधी की यात्रा नहीं दिखाई गई, किया गया।
ये हाथ जोड़ने से नहीं काम चलेगा, काम करने से काम चलेगा। नहीं, तो ऋषि काम जी जब यहाँ पर करेगा विपक्ष की कोई भूमिका निभा तभी रहे हैं संभव अच्छे से होगा, अकू जी। अदरवाइज कुछ नहीं होने जा रहा है। हाँ, फिर उसमें क्या होगा कि सत्ता पक्ष भी अपने काम को या अपनी बातों को ज्यादा हवा में दिखाएगा। ठीक है दबाव आलोक डालने जी, का काम ठीक है विपक्ष का है, ये ध्यान रखना होगा। आलोक मैं ऋषि जाऊंगी। आलोक जी, पीएम मोदी ने वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का भी जिक्र किया, लेकिन ऋषि जी सवाल पूछ रहे थे कि अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि आपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया है, तो क्यों लोग बिहार छोड़कर, और सिर्फ बिहार ही नहीं, बहुत सारे लोग अपने स्टेट छोड़कर दिल्ली आते हैं ट्रीटमेंट के लिए? क्या दिल्ली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या दिल्ली जैसा हेल्थ ट्रीटमेंट और हेल्थ फैसिलिटीज उनके स्टेट्स में नहीं प्रोवाइड की जा सकती हैं? आलोक जी देखिए किरण जी, डॉक्टर का इलाज जिस पर डॉक्टर, टेलर और नाई ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जिस पर आपको फेथ है और जिससे आपको संतुष्टि मिलती है उसी से आदमी कपड़ा सिलवाता है। मैं मामूली टेलर से कपड़ा सिलवाता हूँ, लेकिन मेरे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो आलोक जी, आप बिहार से, तो क्या आप बिहार जाते हैं कपड़ा सिलवाने, या आप नोएडा दिल्ली से सिलवा रहे होंगे ना, कि वहीं जाते हैं? हमारा इतना बिहारी नोएडा में आ गया एंकर महोदय को सैल्यूट है, बहुत बढ़िया सवाल है। कैसी बातें कर रहे हैं आलोक जी? दूसरा कि डॉक्टर पर भी जिस पर आपको भरोसा हो कि यही डॉक्टर से मेरा अरे इलाज तो आप डॉक्टर्स वैसे दीजिए ना स्टेट को भी, आप हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कीजिए। आपको लगता है कि बिहार में डॉक्टरों की और हॉस्पिटल की संख्या बढ़ी है वहाँ, लेकिन अभी भी कमी है, बड़ी है, मुझे बोलने मानते दीजिए हैं। ना, मैं बिहार से लाइव हूँ, मुझे बोलने दीजिए। मैं बताता हूँ बिहार का क्या हाल है, सुन तो लीजिए। अरे भैया सुन तो लीजिए। की स्थिति है बिहार में। मैं बिहार से लाइव हूँ, अभी पटना से। बिहार के एक बड़े नेता श्याम रजक, जो अभी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सरकारी हॉस्पिटल से छोड़ दीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में बेचारे एडमिट थे, पूरा पीठ जला दिया उनका। प्राइवेट हॉस्पिटल बेचारे सरकारी छोड़ के प्राइवेट में गए, उनके पूरे पीठ को जला दिया बेचारे ने। सुनिए ऋषि जी, एक गलती से आप पूरे बिहार के लोगों को इस तरीके से नहीं नाप सकते हैं। ये नीतीश कुमार को समझाइए ना, जो आग दिखवाने दिल्ली जाते हैं। पेट में कैंची छोड़ के सिल दिया था। अच्छा, और इंदौर में सबसे ज्यादा पुल भी बिहार में गिर रहे हैं, अच्छे टेक्निकल इंजीनियर भी लगवा लीजिए। अब बात को आप मेन लाइन में मत लाइए। बिहार में एक से एक डॉक्टर है, इसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना वो फेथ की बात है। चलिए ठीक है, जिसको नहीं होता है। मैं नहीं आलोक जी, मैं इस आपकी इस बात से भी इत्तेफाक रखती हूं कि मेडिकल डेफिनेटली फेथ का बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। जिस पेशेंट को जिस डॉक्टर पर ट्रस्ट होता है वो जाते हैं। नहीं, मैं अग्री करती हूं। अजय वर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि अकू जी लगातार कह रहे थे कि विपक्ष इतनी सारी विफलताओं के बाद भी, हालांकि स्ट्रांग होकर आता है, आत्मविश्वास से भरपूर नजर आता है जब भी कोई नतीजे आते हैं, लेकिन उसके बाद वो डाउनफॉल दिखता है। आप क्यों, जो सरकार के खिलाफ मुद्दे होते हैं, आप उसको उस ताकत के साथ क्यों नहीं पेश कर पा रहे हैं? अकू जी ये सवाल पूछ रहे थे। कंचन देखिए, ये बताऊं मैं कि ऋषि हमारे छोटे भाई हैं और आलोक जी हमारे भाई हैं। मैं आलोक जी से अभी जो चर्चा कर रहे थे, हिंदुस्तान में 785 जिले हैं, पूरे 30 स्टेट्स हैं और 5 टेरिटोरियम्स में। देखिए, इन 785 जिलों में जो 5 लाख रुपए सरकार ने दिए हैं, जो 5 लाख रुपए की अभी ये बात कर रहे थे, जो 5 लाख रुपए की अभी ये बात कर रहे थे, हर जिले में 100, 200, 500 लोग, उनको कोई फायदा नहीं मिलता, डॉक्टर भगा देते हैं, हॉस्पिटल से भगा देते हैं और उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरे पास बहुत बड़ा डाटा है, आप कहते तो मैं सारा डाटा आपको भेज दूंगा, उसे कलेक्ट करके चला दीजिए, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इवन गाजियाबाद और नोएडा जैसे महत्वपूर्ण जनपदों में भी ये हाल है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। इनको मैं ये बताना चाहता हूँ, बिहार में बढ़िया इंजीनियरों की भी कमी है। पुल सबसे ज्यादा बिहार में ही क्यों गिरते हैं? चूहा खा जा रहा है, कमी है बिहार में, ये पुलिया को चूहा खा जा रहा है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। तो इनसे सरकार से ये पूछिए, कि सरकार से ये पूछ लीजिए कि भाई ये तो बताइए, आखिर ये विंडेटा पॉलिटिकल एजेंडा जो चला रहे हो, सरकार तोड़फोड़ या ऑब्लिगेशन लोटस छोड़ दीजिए, और ये चंदा लो धंधा देने वाला, अगर ये धंधा बंद नहीं करा इलेक्ट्रल बॉन्ड का, तो ऐसे स्टेज और नजर आएंगे और स्टेटों में। और सरकार केवल
ऑपरेशन लोटस द्वारा अपनी सरकार को बनाना। और अब पता क्या करना चाह रही है देश की सरकार? अभी ताजा ताजा उदाहरण ये हुआ है कंचन कि रामविलास पासवान के 3 एमपी देश की सरकार ने ऑपरेशन लोटस को तोड़ के अपने में मिला लिया। किसी तरह से वो 242 से अपनी 275 अजय की जी, तो संख्या पूरी जनता आप कर लोग कर को क्यों नहीं चुनती है? महाराष्ट्र में क्या हुआ? अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकार इतने बुरे काम कर रही है तो जनता क्यों बार बार बीजेपी को वोट दे रही है? 10 सेकंड। हमने शिकायत करी, हर एक पूरे देश के बड़े चैनलों पे चल रहा है कि आप डरते क्यों हैं? आप इसी गांव में उदाहरण के तौर पर मॉक पोल जैसे कराते हैं, वोटिंग करा लीजिए, मत पत्र से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पता, चुनाव आयोग ने गांव में पुलिस भेज दिए, हजारों अरेस्ट करा लिया, ताले लगवा दिए, बॉर्डर सील करा दिए। वहां पर इनके पास ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम ठीक है अजय टैक्स, जी। चुनाव आयोग, ठीक है। इनके आदर्श सहयोगी हैं जिन्होंने चुनाव जितवाया। ठीक है अकूर जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें ईवीएम से आगे बढ़ना चाहिए? क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जब ये पार्टीज ऑपोजिशन जीतती हैं या इनके नंबर अच्छे आते हैं तो इनको कोई शक नहीं होता, लेकिन उसके बाद इनको भरपूर शक होता है, ये आत्ममंथन नहीं करते हैं जो इनको आत्ममंथन करने की जरूरत होती है, लेकिन लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते आते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि इस डिबेट को अब ऑपोजिशन को रोक देना चाहिए? ईवीएम को लेकर के अब ताला लगा दिया गया उसके विचारों पर, सुप्रीम कोर्ट तक मना कर चुकी है। आप इसमें क्यों इसमें अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं? और दिक्कत सिर्फ ये है विपक्ष की कि अभी वो अपने काम में से कम ध्यान है। पुराने रिकॉर्ड, हर प्रवक्ता वही पुराना रिकॉर्ड जारी कर देता रहा है हमेशा, और वही पुरानी बातें कहता है, वही पुराने आरोप लगाता है। आप ईवीएम के अलावा अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ ना कुछ तो नए प्रयोग सोचिए, तो क्या कर सकता है? नए मुद्दे आप कुछ लेकर नहीं तो आइए। अपनी तरफ से किसी दिन ऐसे प्रयोग करने की कोशिश कीजिए कि साहब हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी सरकार में कहेंगे, हम चलो जहां आपकी सरकार है, हम चलो एक थोड़ा सा लोगों से हम एक मुद्दे पर राय लेते हैं। पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लेकर के दिखाइए आपकी क्या राय है, अजय जी, आपकी राय मिल क्या रही है, विपक्ष आपको से- स्ट्रैटेजी जी, मिलने की कुछ कोशिश हो और रही है। innovative ऋषि जी, काम मेरे पास समय की कीजिए कमी है आप, अकूर जी, तो माफी समझ में चाहूंगी भी आप आता है। सबसे। ये कंचन जी। क्यों नहीं बात बंद कर देते हैं? झारखंड बहुत में बहुत तो ठीक शुक्रिया है आप लोगों का अकूर